इस वक्त जो हालात सामने है, पीटीआई ये तो बता चुकी कि वो किस तरह से इन तरमीम के खिलाफ है। मौलाना की हिमायत भी मिल गई, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है जिस पर सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ ये समझती थी कि उसको फतह मिली है, कामयाबी मिली है और वो पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा कर सकेगी, उस पर तो हुकूमत अमल दरामद करती नज़र नहीं आ रही। और पार्टी पोजीशन भी सामने आई तो वो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिली हैं। तो इस पर हिकमत अमली क्या होगी? अब तहरीक इंसाफ की अपने, अगर वो इसको समझती है कि उसका यह हक है तो उसको हासिल करने के लिए, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं समझते उस हुक्म को। जी देखें, पोजीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो अपना एक डिटेल्ड एक पहली जजमेंट भी दे दी और उसके बाद उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे दी। जब वो क्लैरिफिकेशन के साथ उस जजमेंट को पढ़ते हैं, वो जो शॉर्ट ऑर्डर था रिजर्व सीट केस में, तो उससे जाहिर ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये सारी सीटें जो थी ये पीटीआई की मेंबर्स समझे जाएंगे और सिर्फ नोटिफाई करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एज मेंबर्स, वरना वो तस्वर किए जाएंगे कि वो पीटीआई के हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इलेक्शन एक्ट की तशरीह के बाद और आइन की तरमीम की, आइन की जो आर्टिकल्स हैं उनकी तशरीह के बाद। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तरह से ये सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसको रद्द कर दिया, उसको टोकरी में फेंक दिया और उन्होंने ये कहा कि जो स्पीकर साहब ने उनको लेटर लिखा है वो दुरुस्त है और उसके मुताबिक नए कानून के तहत उन्होंने सबको शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मेंबरशिप दे दी है। अब चलें, ये एक तनाज़ा है इस वक्त मेरी नज़र में। क्लियरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गलत है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि आइन की पासदारी करते हुए आइन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस पर अमल दरामद करे, क्योंकि आइन भी यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही हो या गलत हो उस पर अमल दरामद करना होता है और बाद में वरना कंटेम्प्ट भी हो सकती है उनके ऊपर। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल उठता है जो मैं उस वक्त का सोच रहा हूं इसके ऊपर, और वो ये है कि मेरी नज़र में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद एक ही जमात है। वो मेंबर्स, चाहे वो पीटीआई के मेंबर्स आप कह लें या सुन्नी इत्तेहाद के कह लें, इफेक्ट उसका एक ही है। सवाल ये है कि अब जब सुन्नी इत्तेहाद को दे दिए सारे लोग, सारे मेंबर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगर सुन्नी इत्तेहाद के हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि रिजर्व सीट्स तो फिर भी सुन्नी इत्तेहाद को ही फिर मिलनी चाहिए। रिजर्व सीट्स कहीं और तो जा नहीं सकती और झगड़ा चूंकि रिजर्व सीट्स का है, तो चाहे वो पीटीआई को जाए या सुन्नी इत्तेहाद को जाए, सवाल ये है कि उससे कोई हमें ऐसा प्रैक्टिकली फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत का ये मेरा ख्याल है इरादा था कि किसी तरह रिजर्व सीट्स जो हैं वो पीटीआई को भी ना मिले, सुन्नी इत्तेहाद को भी ना मिले, वो उनको मिल जाए ताकि उन रिजर्व सीट से वो 2/3 अमेंडमेंट कर लें। और अली ज़फ़र साहब, इसमें आप देखिए कानूनी तौर पर भी स्पीकर की तरफ से जारी किया गया है, इसमें तो अब इलेक्शन कमीशन ने नहीं कोई मालूमात सामने लाए। जी, लेकिन ये जो स्पीकर और इलेक्शन कमीशन है, लगता तो मुझे ये है कि वो एक तरह से दोनों ऑफिस जो हैं वो आपस में बातचीत करके ये सारे मामला आगे चला रहे हैं। तो मैं इसलिए इसको समझता हूँ कि ये शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही अल्टीमेट फैसला ये हो। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इसके बरक्स फैसला करे तो वो क्या कर सकती है, या तो पीटीआई को देगी या सुन्नी इत्तेहाद को देगी। तो यही इसलिए मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इसी फैसले पे कायम रहती है जो स्पीकर साहब का है, तो फिर वो एक तरह से हमें प्रैक्टिकली शायद कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि देना तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को है या पीटीआई को है, दूसरी पार्टीज को तो नहीं मिल सकती सीटें। अली ज़फ़र साहब, उस फैसले की बुनियाद पर आपका ये मुतालबा था, वो अपनी जगह कायम है, लेकिन आप कानूनी तौर पर समझते हैं कि उस दिन के ऑर्डर के बाद तफसीली फैसला ना आने से भी सवालात उठ रहे हैं या एतराज़ात हो सकते हैं उस पर? जी देखें, जहां तक फैसला तफसीली आने की ताखीर है, ये तो मेरा ख्याल है आपने बड़ा दुरुस्त ऑब्जर्वेशंस की, क्योंकि ऐसा अहम मामला था जिस तरह इस पे बहस हुई थी, तो होना तो ये चाहिए था कि बहुत जल्द तफसीली फैसला आ जाता, बिलखसूस जबकि माइनॉरिटी जजेस ने अपना डिटेल्ड फैसला शायद इस केस में दे भी दिया है। तो ये बड़ा ताखीर जितनी हो रही है उतनी कंफ्यूजन हो रही है। तो उम्मीद ये है कि ये
फैसला जल्द आ जाएगा। ठीक है अली ज़फ़र साहब, जो नई आईनी तरमीम का इशू है उस पर तहरीक इंसाफ का और मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ अब एक है बिल्कुल? मौलाना फजलुर रहमान तो बहुत ही वाज़े तौर पर मुखालिफत कर चुके हैं नई आईनी तरमीम के हवाले से। जी बिल्कुल, ये तो मौक़िफ़ सब सामने आ गया था कि JUI का भी मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ है और जो PTI का मौक़िफ़ है वो इन तरामीम में जो हुकूमत लाना चाह रही थी एक ही है। और ये जो इतवार को मीटिंग हुई थी उसमें वाज़े हो गया था जब मौलाना साहब ने ये कहा था कि मेरे पास जो मिला है मुझे एक डॉक्यूमेंट या ड्राफ्ट, वो तो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं, उसमें तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर मैं मानूंगा तो ये आइन भी खत्म हो जाएगा, जमहूरियत भी खत्म हो जाएगी और पार्लियामेंट को भी नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए उन्होंने वो उसको रद्द कर दिया था। PTI ने तो वैसे ही मौक़िफ़ बड़ा वाज़े पहले से दिया हुआ था। अब पोजीशन ये है कि फिलहाल हुकूमत के पास कोई भी ऐसी नहीं है नंबर्स जिसके तहत वो ये तरमीम ला सकें। मैं तो इससे भी आगे जाके कहूंगा कि अगर JUI के पास नंबर होते भी, यानी JUI हुकूमत के साथ मिल भी जाती, तब भी हुकूमत के पास नंबर्स नहीं थे उस दिन, ना अब हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोग हैं और कुछ जमातें हैं जो अभी तक इस सारे अमेंडमेंट्स पे आमादा नहीं है। अली ज़फ़र साहब, ये बात तो साबित हो गई मौलाना की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि जब उन्होंने कहा कि JUI भी इस पर एक मुसविदा बना रही है, वकला काम कर रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि इस्लाहात तो वो भी चाहते हैं। तो उस पर मशावरत हो रही है आपके वकला और जमीयत उलमा इस्लाम के वकला के साथ वो मुसविदा बनाने के लिए जो कि आपकी तरफ से पेश किया जाएगा? जी, मौलाना साहब ने ज़रूर कहा है कि कोई उनके जो वकला हैं वो ड्राफ्ट कर रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट में हमारी अभी कोई मुशावरत नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, ना हमसे शेयर किया गया है। लेकिन यकीनी तौर पे जब वो बना लेंगे तो जिस तरह उन्होंने पहले भी इंडिकेट किया था और कहा था मौलाना साहब ने, तो वो हमसे शायद शेयर करेंगे। लेकिन हमारा मौक़िफ़ इस वक्त बिल्कुल बड़ा वाज़े है कि अगर जो भी आईनी तरमीम आ रही है या लेके आनी है, उसका इस वक्त नहीं वक्त। आप सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह आइन अभी मौजूद है उसके मुताबिक जो चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उनको नोटिफाई करें और नोटिफाई करने के बाद अगर कोई तरामीम लेके आनी है तो उसके लिए कमेटी बनाएं और कमेटी बना के फिर हम बहस पे डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोई कौम और उसमें बेहतरी के लिए हुई, आज़ादी, जुडिशरी की आज़ादी के लिए तो बेहतर चीज़ें हुई तो हम ज़रूर उस पर काम करेंगे। लेकिन हमें ये जिस तरह लेके आ रहे थे, जिस तरीक़ेकार से, और जो शिकें थी सारी अमेंडमेंट में, और जिस तरह ये आईनी अदालत बनाने जा रहे थे और जिस तरह ये अपॉइंट कर रहे थे जजेस आईनी अदालत में, वो हमें मंजूर नहीं, क्योंकि वो तो एक तरह आपने जुडिशरी को ख़त्म ही कर दिया। फिर तो आज़ादी जो हम बात करते हैं जुडिशरी की, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो अली ज़फ़र साहब तरमीम की गई और उस पर अमल दरामद भी हो गया, जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट में उसमें तब्दीली भी कर दी गई, आपके इल्म में है, उससे इत्तफाक करती है तहरीक इंसाफ? देखिए, वो सच तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जिस तरह किया गया, जिस वजह से किया गया, वो फिर सामने आ जाता है। हर कानून के पीछे नीयत का सवाल होता है। इस वक्त पोजीशन ये थी कि आपने देखा कि ये जो आईनी केसेस थे जो जिसमें बुनियादी हकूक के मामले थे, वो केसेस फिक्स होने थे चीफ जस्टिस और जो उनके साथ दो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब की मुशावरत से। और हमने देखा कि पिछले 2-3 फैसले जो इस कमेटी ने किए, उसमें चीफ जस्टिस साहब माइनॉरिटी में थे और जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, उनका फैसला चूंकि मेजॉरिटी पे था, तो फिर वही फैसला हुआ इस कमेटी के बिहाफ पे। तो इस चीज को तब्दील करने के लिए, यानी कि चीफ जस्टिस को फिर से मेजॉरिटी देने के लिए ये फैसला किया गया, ये ऑर्डिनेंस लाया गया कि जो तीसरा जज है वो सीनियर मोस्ट नहीं होगा, बल्कि वो होगा जो चीफ जस्टिस साहब चाहें। और उसके बाद हमने देखा कि ऑर्डिनेंस जिस तरह आया, वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को शायद चीफ जस्टिस साहब ने जज अपॉइंट कर दिया। तो अब मेजॉरिटी दोबारा से चीफ जस्टिस साहब के पास आ गई। वो फैसला करेंगे कि कौन सा आईनी केस फिक्स होना है और कौन सा आईनी केस कब फिक्स होना है।
ये सारा इस अमेंडमेंट का मकसद यही था कि वो जो इख्तियार चीफ जस्टिस से ले लिया गया था वो वापस किया जाए। तो हुकूमत एक तरह से किसी पब्लिक गुड के लिए या अवाम की बेहतरी के लिए या जुडिशरी की बेहतरी के लिए ये कवानीन नहीं लेके आ रही, वो सिर्फ देखती है कि कहाँ उनको फायदा है, कहाँ नुकसान है, और उसके मुताबिक सर्कमस्टांसेस के मुताबिक वो जी ये तरमीम बैरिस्टर अली साहब, अमेंडमेंट्स लेके आ आप रही है। जी आप लाहौर हाई कोर्ट में भी थे, जलसा होगा तहरीक इंसाफ का कल, और उस पर फिर पॉलिसी क्या तय की गई है? चूंकि आखिरी जलसे के बाद तो काफ़ी मुश्किल हालात हो गए थे तहरीक इंसाफ के लिए, चूंकि उसमें सवाल ही उठता है कि बतौर जमात तनकीद भी तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट पर ही करनी है, फिर मुज़ाकरात की अपील भी उन्हीं से करते हैं। देखिए, मैं इस पे बड़ा वाज़ेह हूँ, बड़ा क्लियर हूँ। एहतजाज करना इस आइन के तहत हमारा हक है और हमने करना था, चाहे एनओसी मिलती या ना मिलती। अब एनओसी मिल गया है, हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। अगर उसमें तकरीर करना भी एक हमारा बुनियादी हक है, हर कोई तकरीर का हक रखता है, लेकिन उस तकरीर के हक को भी आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है उस तकरीर के हक का और कोई जुर्म करता है या कानून के खिलाफ वर्जी करता है, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है उस तकरीर पे करने के। वो उसमें मैं बिल्कुल उसको डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप ये कबल अज वक्त रोक नहीं सकते कि आप तकरीर नहीं करेंगे या आप जलसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हमें शक है कि आप गलत बातें करेंगे या कानून के खिलाफ बातें करेंगे। तो ये मेरा मौकफ था आज सुबह भी। अब जब चूंकि एनओसी दे दिया है और हुकूमत ने हमारा आईनी हक मान लिया है एहतजाज करने का, तो हम पूरा पुरअमन कानून के मुताबिक एहतजाज करेंगे। और उम्मीद यही है कि जो भी हमारे लोग हैं वो अपने दायरे अख्तियार में रहते हुए स्पीचेस करेंगे, जो उनका हक है, जो आइन उनको हक देता है, जो कानून उनको हक देता है, और ना कोई तोड़ फोड़ होगी, ना किसी की हम कोई ऐसी बात करेंगे जो कानून के खिलाफ हो।